बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में हम सीखेंगे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। पिछले लेक्चर में हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को इंट्रोड्यूस किया था। आज हम उसी को एक्सटेंड करते हैं और सीखते हैं कि व्हाट इज़ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हमने डिफ़ाइन किया था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कि x अगर नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है तो उसको हम ऐसे लिखते हैं n sigma square. X is distributed as normal with mean mu and variance sigma square. और इसकी जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होती है वो होती है 1/सिग्मा अंडर रूट 2 पाई एक्सपोनेंट ऑफ -1/2 x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा होल स्क्वायर। और x की रेंज क्या है? -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। इसके दो पैरामीटर्स हैं, एक है म्यू, एक है सिग्मा स्क्वायर। फिर हमने डिफरेंट शेप्स इसकी डिस्कस की थी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस जो हैं उनमें एक डिस्ट्रीब्यूशन दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन से अगर डिफरेंट होगी तो इन पैरामीटर्स की वजह से होगी। मसलन ये एक केस है, ये दूसरा केस है और ये तीसरा केस। तीनों डिस्ट्रीब्यूशंस ऐसी हैं जिनकी लोकेशन या जिनका जो मीन है वो एक ही जगह पे है। इसका मतलब ये फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन और ये थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीनों डिस्ट्रीब्यूशन के ये पैरामीटर सेम है। म्यू को क्या बोला था हमने? लोकेशन पैरामीटर। और दूसरा केस हमने डिस्कस किया था कि एक ही डिस्ट्रीब्यूशन में अगर ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसी तरह की एक और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है और इसी तरह की एक और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ये तीनों की शेप्स एक जैसी हैं। इसका मीन है μ1, इसका मीन है μ2, इसका मीन है μ3। यहां पे μ1, μ2, μ3 बराबर हैं। फर्क किस चीज का है? स्प्रेड का। ये ज्यादा स्प्रेड आउट है, ये जो डेटा है ये डिस्पर्स्ड है अराउंड मीन। इस डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ी डिस्पर्शन कम है उसके मुकाबले में, क्योंकि वो उसकी टेल्स ज़्यादा फ्लैट हैं। ये जो तीसरी डिस्ट्रीब्यूशन है ये और ज़्यादा क्लोज है, इसमें इसकी टेल और ज़्यादा नैरो है इसकी टेल्स। अच्छा, इसमें फ़र्क क्या हुआ? जब वेरिएशन का फ़र्क है तो हम कहते हैं कि ये जो D1 है इसमें सिग्मा 1 स्टैंडर्ड डिविएशन इसकी, और इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन है सिग्मा 2 और इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन है सिग्मा 3। अब कौन सी बड़ी है? जिसमें ज़्यादा स्प्रेड है वो क्वांटिटी ज़्यादा है। इसका मतलब सिग्मा 1 इज़ ग्रेटर देन सिग्मा 2 इज़ ग्रेटर देन सिग्मा 3। ये सिचुएशन है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सिग्मा इन सब के एक जैसे हैं, सबका जो शेप है, स्प्रेड है अराउंड मीन, वो एक जैसा है। जब शेप एक जैसी है तो शेप पैरामीटर जो है ये स्केल पैरामीटर ये इनके एक जैसे हैं। इसका मतलब इस केस में सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 आपस में इक्वल हैं। फ़र्क क्या है? अगर आप इस स्केल पे जाएं एक्स एक्सिस के ऊपर तो जैसे जैसे आप आगे जाएंगे μ1 पहले आता है, μ2 बाद में आता है, तो μ2 इज़ ग्रेटर देन μ1 और फिर μ3 उससे भी आगे आ रहा है, तो μ3 इज़ ग्रेटर देन μ2 एंड μ2 इज़ ग्रेटर देन μ1। तो अब इस डिस्ट्रीब्यूशन में मसला ये होता है कि हमारे पास यहाँ तो 3 मैंने डिस्कस किए हैं, हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं जो नॉर्मल हों। मसलन हाइट है, नॉर्मल हो सकती है, वेट है, नॉर्मल हो सकता है, हाइट ऑफ बॉयज़ नॉर्मल हो सकती है, हाइट ऑफ गर्ल्स भी नॉर्मल हो सकती है। डिस्ट्रीब्यूशन तो एक जैसी है दोनों की। नॉर्मल होने के लिए शर्त क्या है कि जो सेंटर है या जो ये जो मीन है उसके अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक हो। जितना डेटा राइट साइड पे हो उतना ही डेटा लेफ्ट साइड पर भी हो। अब एक केस कंसिडर करें कि हाइट्स ऑफ मेल स्टूडेंट्स, इसको हम x1 कह देते हैं। हाइट्स ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स,
इसको हम x2 कह देते हैं। अब यहाँ पे होगा क्या, इस चीज़ को समझ जाएं तो आप स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। हम कहते हैं जी x1 इज नॉर्मल विद मीन μ1 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन या वेरिएंस सिग्मा 1 स्क्वायर, यहाँ वेरिएंस लिख ली जाती है। जैसे ये है, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका मीन है μ1, स्टैंडर्ड डिविएशन है सिग्मा 1 और वेरिएंस है सिग्मा 1 स्क्वायर। दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका मीन है μ2, स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा 2, वेरिएंस सिग्मा 2 स्क्वायर, और इसी तरह μ3 और सिग्मा 3 स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेल स्टूडेंट्स की हाइट्स भी नॉर्मल हैं अराउंड मीन। x2 इज ऑल्सो अ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, μ2 sigma 2 square. In this case we have two normal random variables x1 and x2. Both have their own means and variances. अपने अपने पैरामीटर्स हैं इनके। अच्छा, अब आपको पता है कि जो एवरेज हाइट लड़कों की है वो एवरेज हाइट लड़कियों की नहीं होगी। चलें यहाँ पे एक प्रैक्टिकल सिचुएशन कंसिडर करते हैं। सपोज हमारे कॉलेज में जो मेल स्टूडेंट्स हैं उनकी एवरेज हाइट 5 फीट 7 इंचेस है और वेरिएशन जो है सिग्मा 1 स्क्वायर, वेरिएंस ये है 6 इंचेस। इसका मतलब ये हुआ कि एवरेज जो है वो 5 फीट 7 इंचेस है और जो डिस्पर्शन है इस डिस्ट्रीब्यूशन की वो 6 इंचेस है। फीमेल स्टूडेंट्स की रिलेटिवली हाइट्स कम होती हैं। हम कहते हैं जी इनकी एवरेज हाइट्स हैं 5 फीट 4 इंचेस और उसमें वेरिएशन है 4 इंचेस की। अब देखें आपके पास दो अलग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस आ गई। एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो x1 की है, एक वेरिएबल की है, दूसरी है x2 वेरिएबल की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। दोनों नॉर्मल है, ये हमें पहले से पता है। अब अगर कोई पूछे कि आपने इस कॉलेज में से एक कोई मेल स्टूडेंट रैंडमली सिलेक्ट किया तो क्या चांसेस हैं कि उसकी हाइट 5 फुट 5 इंच से कम होगी? क्वेश्चन है, सवाल है। तो इसको हम यूँ लिखते हैं, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट x1 a randomly selected student has height 5 feet 5 inches. His height is greater than 5 feet 5 inches. अब इसमें करना क्या होगा? इसमें करना हमें ये पड़ेगा कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये f of x है, ये निकालने के लिए हमें इंटीग्रल निकालना पड़ता है। पिछले लेक्चर मैंने आपसे कहा था कि -∞ से लेके +∞ तक f of x dx टोटल एरिया अंडर द कर्व क्या होता है? इस कर्व के नीचे एरिया कितना होता है? 1 होता है। अब इस केस को अगर इस ग्राफ पे मैं शो करूं तो चूंकि मेल स्टूडेंट्स की बात हो रही है तो मेल स्टूडेंट में एवरेज है 5 फीट 7 इंचेस और डिस्पर्शन 6 इंचेस है इसकी। अब अगर हमसे पूछ रहा है 5 फीट 5 इंचेस से ज़्यादा हो तो हम लोकेट करेंगे कि 5 फीट 5 इंचेस है कहाँ पे। 5 फीट 7 इंचेस तो यहाँ पे, 5 फीट 5 इंचेस इससे कम है तो यहाँ पे होगा कहीं 5 फीट 5 इंचेस। अगर मैं यहाँ पे ये एक पार्टीशन लाइन ड्रॉ कर लूँ तो हमसे एरिया पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी एरिया को बोलते हैं। इस कर्व के नीचे जो एरिया है ये है प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी। ये जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है ये इस टोटल का कुछ पार्ट है। ग्रेटर देन 5 फीट 5 इंचेस तो इससे ऊपर सारा एरिया आप शेड कर दें। अब यहां से -∞ से लेके +∞ तक टोटल एरिया 1 था। अब हमें -∞ से नहीं, हमें 5 फीट 5 इंचेस से आगे चाहिए। 5 फीट 5 इंचेस यहाँ पे आ गया, x की वैल्यू आ गई और इससे आगे तक चाहिए, इन्फिनिटी तक चाहिए तो हम ऊपर इसी तरह जाते हैं। तो इसका मतलब ये निकालने के लिए हमें ये इंटीग्रल निकालना पड़ेगा। अब इंटीग्रल में f of x क्या है? f of x है 1/सिग्मा √2 पाई e⁻⁻1/2 x - μ/सिग्मा होल स्क्वायर dx। ये निकालना पड़ेगा और बाद में इसकी लिमिट्स पुट करनी पड़ेंगी इंटीग्रेट करने के बाद 5 फीट 5 इंचेस से लेके इन्फिनिटी तक। अब अगले क्वेश्चन में फ़र्ज करो हमसे पूछ लेता है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि कोई आप स्टूडेंट सिलेक्ट करें तो उसकी हाइट 5 फीट
और 6 फीट के दरमियान में हो। तो वो निकालने के लिए सबसे पहले आप ग्राफ पे शो करेंगे इसको कि एवरेज तो है 5 फीट 7 इंचेस। अब हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x1 विल लाई बिटवीन 5 फीट एंड 6 फीट। उस रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट की हाइट 5 और 6 फुट के दरमियान में होगी, इसके चांसेस क्या हैं, प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आप लोकेट करें 5 फीट कहाँ, 5 फीट 7 इंचेस यहाँ पे, तो 5 फीट पीछे होगा कहीं और 6 फीट इससे आगे होगा। हमसे पूछ रहा है कि 5 फीट और 6 फीट के दरमियान में ये एरिया फाइंड करो। अब इसी को आप ले लें, ये कहाँ से कहाँ तक था, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक था। अब हमारा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी नहीं है, अब 5 फीट से लेके 6 फीट तक है। अब ये 1 नहीं होगा, कुछ पार्ट होगा 1 का, लेस देन 1 कोई प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आएगी। लेकिन करना क्या पड़ेगा, हमें ये इंटीग्रल फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। 5 फीट 6 फीट, अब लिमिट्स चेंज हो गई, इन लिमिट्स की बजाय अब हमारे पास ये लिमिट्स आ गई और ये हो गया जी 1/सिग्मा √2 पाई -1/2 x माइनस म्यू सिग्मा होल स्क्वायर dx। ये दोबारा से करना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि ये इंटीग्रल कैलकुलेट करना, ये इंटीग्रल सॉल्व करना इटसेल्फ एक हेक्टिक प्रोसेस है। बार बार इस इंटीग्रल को सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। फिर अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर लेंगे, मीन और सिग्मा की वैल्यू चेंज कर लेंगे, म्यू और यहाँ पे म्यू 1 और सिग्मा 1 आता है, यहाँ म्यू 1 और सिग्मा 1 आता है, तो उस केस में म्यू 2 और सिग्मा 2 आएगा। तो एक और हमारे लिए मसला बन जाएगा कि अब तो मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन भी चेंज हो गए। तो इसका मतलब कि ये प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट करने के लिए हमें ये हेक्टिक प्रोसेस हर दफ़ा करना पड़ेगा। इससे जान छुड़ाने के लिए हम एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करते हैं कि जिसके लिए हमें हर रैंडम वेरिएबल के लिए अलग से ये इंटीग्रल्स कंप्यूट करने ना पड़ें। हम वो एक ही डिस्ट्रीब्यूशन हो, जितने भी नॉर्मल रैंडम वेरिएबल्स हैं वो उसमें कन्वर्ट हो सकें। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों कि हर वेरिएबल जब स्टैंडर्डाइज हो जाएगा तो फिर उसका मीन और उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन वो नहीं रहेगी, अब वो स्टैंडर्डाइज्ड मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन होगी। ये जो कन्वर्जन है नॉर्मल से स्टैंडर्ड नॉर्मल की कन्वर्जन, ये अभी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से होती है। उस केस में हमें ये वाले प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। हमें फिर हर दफ़ा अलग इंटीग्रल, हर वैल्यू के लिए अलग, हर इंटरवल के लिए अलग इंटीग्रल सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर हम चूंकि जितने भी नॉर्मल रैंडम वेरिएबल्स हैं उनको स्टैंडर्डाइज किया जा सकता है, तो हम स्टैंडर्ड के लिए प्रोबेबिलिटीज़ का एक टेबल बना लेते हैं। उस टेबल की मदद से फिर हर डिज़ायर्ड प्रोबेबिलिटी कंप्यूट कर सकते हैं। जी, एक बात तो समझ गए कि हमें नॉर्मल रैंडम वेरिएबल्स को स्टैंडर्डाइज करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है। अब अगली बात कि हम स्टैंडर्डाइज करते कैसे हैं। तो बड़ा आसान सा तरीका है इसको समझने का। आप यूँ लिख सकते हैं कि इफ़ x इज़ अ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, देन introduce another variable z which is x minus mu divided by sigma। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये हर वेरिएबल के लिए हो सकती है। हर वेरिएबल में से उसका मीन माइनस करके उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन पर डिवाइड कर लें तो आपका जो नॉर्मल वेरिएबल है वो स्टैंडर्डाइज हो जाएगा और z को बोलेंगे स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज नॉर्मल विद मीन 0 एंड वेरिएंस 1। अब कितना आसान हो गया कि जब भी कोई, अब x है, x की जगह x1 है, कोई वेरिएबल है, जैसे वहाँ पे, जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले 2 वेरिएबल्स की एग्जांपल दी थी, तो x1 है तो उसका मीन क्या होगा, म्यू 1, स्टैंडर्ड डिविएशन होगी सिग्मा 1। इट विल ऑल्सो बी नॉर्मल विद मीन 0 एंड वेरिएंस 1। दूसरा जो था x2, एक और वेरिएबल था, उसका मीन था म्यू 2 और उसका स्टैंडर्ड डिविएशन थी सिग्मा 2। That is also normally distributed with mean 0 and variance 1। इसका मतलब यह हुआ
कि हमारे पास जितने भी नॉर्मल रैंडम वेरिएबल्स हैं, जब वो स्टैंडर्डाइज हो जाते हैं तो उनके मीन्स और वेरिएंसेस अलग अलग नहीं रहते, अब वो एक ही डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है जिसका मीन 0 और स्टैंडर्ड डिविएशन या वेरिएंस 1 हो जाती है। अच्छा, ये प्रूव्ड है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आप करें कि z जो है x माइनस सिग्मा ओवर म्यू कर लें तो ये भी स्टैंडर्ड नॉर्मल होगा। ये स्टैंडर्ड नॉर्मल नहीं हो सकता। स्टैंडर्ड नॉर्मल बनाने के लिए आपको ट्रांसफॉर्मेशन ये वाली लगानी पड़ेगी। इसको हम पढ़ते कैसे हैं कि z स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल इज इक्वल टू द वेरिएबल माइनस इट्स मीन डिवाइडेड बाय इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये तो हो गया कि हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद एक ज़रूरी चीज़ है कि आप प्रोबेबिलिटीज़ कंप्यूट करना सीख जाएं, क्योंकि इसके बाद आपको मैं टेबल सिखाऊंगा स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल का कि उसको रीड कैसे करते हैं, उससे प्रोबेबिलिटीज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी जो मैंने आपसे एग्जांपल पूछी थी कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल हैव इज हाइट ग्रेटर देन 5 feet 5 inches, what is the probability that the height of student will lie between 5 feet and 6 feet? What is the probability that a female student, ये x1 की बात हो रही है, फीमेल स्टूडेंट है तो x2, a female student will have height less than 5 feet? कोई भी probability कैलकुलेट करने का कहा जा सकता है। अगर तो हम नॉर्मल स्केल के ऊपर करें, नॉर्मल रैंडम वेरिएबल के अपने स्केल के ऊपर इन प्रोबेबिलिटीज़ को करें, तो वो जो आपको तरीका मैंने बताया हुआ है कि आप एक बेल शेप्ड कर्व बनाया करें हमेशा। उसका मीन अगर उसके अपने स्केल पे है तो मीन, जैसे फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन है तो μ1 हमने एग्जांपल ली थी कि ये है 5 feet 7 inches। तो अब उसके मुताबिक आप इन प्रोबेबिलिटीज़ को लोकेट कर सकते हैं कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये कहाँ पे हैं, और फिर एरिया, टोटल एरिया 1 है तो उनके वैल्यूज़ के दरमियान में पूछा जा रहा है। जैसे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, 5 feet 5 inches है। 5 feet 5 inches कहाँ पे होगा, पीछे है। इसकी पार्टीशनिंग लाइन ड्रॉ करें, इससे ग्रेटर है तो इससे ग्रेटर सारा एरिया, ये सारा एरिया आप शेड कर लें तो ये आप उस तरीके से कैलकुलेट कर सकेंगे। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पूछा जा रहा है कि 5 feet और 6 feet के दरमियान में। अब 5 feet 7 inches तो इसकी एवरेज है। 5 feet कहाँ पे, बिलो दिस पॉइंट 5 feet, और 6 feet इज अबव दिस पॉइंट 6 feet। यहाँ पे भी एक पार्टीशनिंग लाइन ड्रॉ कर लें। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका वो जो स्टूडेंट है उसकी हाइट इन दोनों के दरमियान में होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी है ये वाला एरिया। यहाँ पे पूछा जा रहा है x2, एक रैंडम वेरिएबल है x2, तो जो दूसरा वेरिएबल था x2 उसकी हमने मीन उसका लिया था 5 feet 4 inches। अब ये पूछ रहा है 5 feet, वेयर इज 5 feet? 5 feet इज दिस वैल्यू, 5 feet इज बिलो दिस वैल्यू। अब इसकी पार्टीशनिंग लाइन ड्रॉ करें, लेस देन 5 feet। लेस देन 5 feet का मतलब 5 feet से पीछे ये एरिया है। तो अब आप इन फिगर्स को देखें तो कभी प्रोबेबिलिटी जो आपको कंप्यूट करने का कहा जाएगा वो किसी पॉइंट से ऊपर सारा एरिया होगा, समटाइम्स दो वैल्यूज के दरमियान का एरिया पूछा जाएगा, समटाइम्स किसी एक वैल्यू से पीछे का सारा एरिया पूछा जाएगा। अब इन केसेस में जब हम स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं नॉर्मल वेरिएबल को तो टेबल की मदद से ये प्रोबेबिलिटीज़ निकालना इजी हो जाता है। सिर्फ आप एरियाज़ के साथ खेलना सीख जाएं कि एरियाज़ किस तरीके से आप शेड करेंगे, तो आपको टेबल देखना और टेबल से डिज़ायर्ड प्रोबेबिलिटीज़ एक्सट्रैक्ट करने का तरीका आप लोगों को आ जाएगा।